अमित सर और पूरी पर्ल एजुकेशन एकेडमी, जिन लोगों ने आज हमें ये मौका दिया कि हम औरंगाबाद जैसे प्यारे शहर में तो आ पाएँ, क्योंकि मेरा बड़ा बचपन से मन था कि औरंगाबाद आना है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली और इतनी बड़ी क्राउड को एड्रेस करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं एक्चुअली वेरी हार्टफुल एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। औरंगाबाद जब मैं कल घूम रही थी तो मुझे बहुत बहुत अपने टाउन जैसा लगा। आई थिंक दैट सेम इन्वायरमेंट, द सेम वाइब, लोग अच्छे हैं, सीधे हैं, बट एक कुछ कमी है, एक एजुकेशन की शायद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ हम और बेटर कर सकते हैं। आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके नाम के आगे पीछे कोई वर्ड लग रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए सपने देखना, सक्सेस अचीव करना लाइफ में ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि हम इतने काबिल बन जाएं कि लग रहा है कि आप किसी के लिए कर रहे हैं तो इस गलत फहमी में मत रहिए, या आप खुद के लिए कर रहे हैं, वो पढ़ाई कोई भी हो, चाहे केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। चौधरी मैम एंड IPS मिस्टर सौरभ यादव सर, बिल्कुल जोरदार तालियां उनके सम्मान में, क्योंकि उन्होंने ये सम्मान कमाया है दोस्तों, तो ये तालियां बजती रहनी चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी सर एंड मैम टू हैव यू हियर। या प्लीज हैव अ सीट। Contributed to this cause include Radha Goenka, whose NGO provides a unique curriculum which promotes English language. तो मुझे लगता होगा बाप रे कैसे दिखते होंगे, है ना। तो IPS तो एकदम ड्रेस पहन के मेरे सामने आते थे, तो अभी इतना अच्छा लग रहा है कि अमित सर बोलेंगे मैं नहीं दिख रहा क्या एंकर मैम को। भाई जो फाउंडर डायरेक्टर है वो तो लाजवाब है हमारे भाई, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। एक आ गई है, वो हमें वेलकम स्पीच के जरिए। Firstly, thank you to all and thank you for coming and being a part of this event from the whole Pearl family. We are honored to have IFS Sadaf Chaudhary and IPS Saurav Yadav we thank you to both of you for coming and being a part of this event. Before we start with this great evening that it will be, I would like to appreciate my very inspiring teachers, starting with Mr. Amit Singh, founder and director of Pearl Education Institute, Mr. Baikun Behra, Mr. Aman Tiwari sir, Mr. Rahul Tiwari sir, Mr. Sonu Yadav sir, Dolly Jain ma'am and Neetu Kaur ma'am. And I would like to felicitate our special guest, and I would like to call Amit sir to greet them. Thank you so much sir. Thank you so much ma'am. Thank you so much once again. ऑडियंस हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए जरा, क्या बात है। और आज थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। बना के दी कि इतना पूरा बोल सकते हो आप, तो मेरे को ये डिफ़िकल्ट है कि इतना मतलब स्क्रिप्ट पढ़ना मेरे को समझ में नहीं आता। मैं भी अपने मन की बात बताता हूँ थोड़ी सी, सिंस मन की बात तो कोई भी कर सकता है, तो मैंने सोचा मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो राइट, उसके बाद क्या हुआ, मैं बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट हमने 2016 में स्टार्ट किया था, और उससे पहले लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के एंड स्टूडेंट्स के, जो बेसिकली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स यूजुअली बहुत पूछते हैं, जो भी न्यू पेरेंट्स आते हैं, बस वो दो तीन चार चीज़ें क्लियर करनी है। उसके बाद हमारे मैम और जो सर है, जो हमारे गेस्ट है, वो प्लीज़ आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल पाएगा उतना अच्छा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि आप औरंगाबाद कैसे आए सर। सो बेसिकली हम मुंबई में जॉब कर रहे थे। मुंबई में जॉब करने के बाद, बस 2-4 मिनट लेंगे, मुंबई में जॉब करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया 2-3 महीने जॉब करने के बाद। एंड उसके बाद हमारे कलीग्स मिस्टर बैकुंठा बेहरा सर एंड मिस्टर अमन तिवारी सर और बाकी जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल है, उनसे प्रोजेक्ट डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद स्टार्ट किया, एंड अभी तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है, राइट। तो उसके बारे में ज़्यादा बताने की हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है।
ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि औरंगाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ऐसा मेरे को नहीं, मेरी पूरी टीम को लगता है कि औरंगाबाद के बच्चों के पास पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी बहुत है, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हम उन बच्चों के साथ मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत कलाम साहब के बारे में पढ़ा है। वो बोलते हैं कि अगर किसी देश को बहुत अच्छा करना है या देश को रियली सर्व करना है तो हमारे अच्छे अच्छे लोगों को कंट्री के एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर जहां पे हम नेशन बिल्डिंग में डायरेक्टली काम कर सकते हैं। सो वो पर्पस के साथ हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। एंड बेसिकली हम चाहते हैं कि पेरेंट्स कोटा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पूना, जो भी फर्स्ट टायर सिटी है उसमें ना जाके हम औरंगाबाद में ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें ताकि बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाएं और यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज हम अवेलेबल कर पाएं जो शायद कोटा में है या फिर जो अच्छे सिटीज में है, राइट। दूसरी चीज ये है कि हमें ऐसा लगता है जो डिफरेंस है अदर इंस्टीट्यूट और हमारे में वो ये है मेनली कि हम बच्चों के साथ बहुत टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो 9th-10th की पढ़ाई होती है और 11th-12th की, उसमें थोड़ा सा गैप है। वो जब बच्चे 9th-10th में लाइक 95% लाते हैं या फिर उससे ज़्यादा सिक्योर करते हैं, उनको लगता नहीं अभी तो हम कर लेंगे, सब होगा। 11th का थोड़ा सिलेबस करने के बाद उनको ऐसा लगता है अब अपन से नहीं होने वाला, राइट। थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट मोड क्रिएट होता है। वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से और टीचर्स को अगर हम सपोर्ट करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, अमित सर और पूरी पर्ल एजुकेशन एकेडमी, जिन लोगों ने आज हमें ये मौका दिया कि हम औरंगाबाद जैसे प्यारे शहर में तो आ पाएँ, क्योंकि मेरा बड़ा बचपन से मन था कि औरंगाबाद आना है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली और इतनी बड़ी क्राउड को एड्रेस करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं एक्चुअली वेरी हार्टफुल एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो मन की बात सर करके गए हैं, थोड़ा उसको पहले मैं कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद फिर हम शायद आप लोगों के साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन भी करने वाले हैं। पहले मैं अगर थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो मैम ने बताया था काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें जो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। मैं थोड़ा अपना जर्नी जो बताऊंगी अपनी फीलिंग्स के साथ में बताऊंगी, क्योंकि वो जो चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे शायद आप लोग रिलेट कर पाएँ, शायद कोई लोग सोच पाएँ कि हाँ हम सब लोग जो है सेम बैकग्राउंड से आते हैं, सब लोग ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं और लाइफ में किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए, कभी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। तो एक उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट का भी एक छोटा सा टाउन जहाँ पे आई वॉज बॉर्न और स्कूलिंग वहीं से हुई। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पापा बैंक में थे, बाकी 2 छोटे भाई बहन हैं, नॉर्मल जैसा हम सब लोगों की फैमिली होती है। उसके बाद स्कूलिंग की और फिर ये था कि यूपीएससी करना है, पहले से दिमाग में था कि यूपीएससी करना है, पता भी नहीं यूपीएससी क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा, अभी आप लोग बच्चे हैं तो वो सब चीज़ें। तो यूपीएससी जो होता है कहते हैं दुनिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। बाकी ये होता है कि आपकी जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होती हैं, जो पूरा एक हमारा देश है, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो लॉज बनाते हैं, पर उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा होता है, जो एक स्टील फ्रेम होता है जिसपे पूरी कंट्री खड़ी है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यूपीएससी से वो ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं, आईएएस हो सकते हैं, आईएफएस हो सकते हैं, आईपीएस, आईआरएस, बहुत सारी सर्विसेज, लेकिन जहाँ भी आप अफसर देखते हैं, जहाँ भी आप साइन करवाने जाते हैं, वो सब यूपीएससी के सेलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं। तो ये था कि पहले से करना है, ये ख्याल इसलिए आया मन में क्योंकि बचपन से देखती थी एरिया बहुत पावर्टी थी, वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी, तो बहुत स्पेशली एजुकेशन का तो बहुत एक लैक ऑफ एजुकेशन था। औरंगाबाद जब मैं कल घूम रही थी तो मुझे बहुत अपने टाउन जैसा लगा। आई थिंक दैट सेम इन्वायरमेंट, द सेम वाइब, लोग अच्छे हैं, सीधे हैं, बट एक कुछ कमी है एक एजुकेशन की, शायद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ हम और बेटर कर सकते हैं। तो जब मैं ऐसे ऑफिसर्स को काम करते हुए देखती थी लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो लगता था कि ये कुछ करना है ज़िंदगी में। बट खैर हम सब लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मैं भी बहुत प्रैक्टिकल थी, तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अब देखो जो कोई कुछ नहीं करता, इंजीनियरिंग ज़रूर करते हैं बच्चे, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग में जाके समझ में आता है कि हमें करना क्या एक्चुअली और कैसे करना है। मतलब एजुकेशन का सिर्फ पर्पज़ ये नहीं होता है कि आपको कुछ एक थियोरेटिकल नॉलेज मिल रही है, इसका पर्पज़ ये भी होता है कि आप एक्सप्लोर कर पाए आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ देखती हूँ आसपास काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी है, काफ़ी फ्लरिश कर रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन मैं ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकती हूँ बाहर से, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ, कि अगर लोग पढ़ लिख के चाहे बिजनेस ही करें वो बेटर तरीके से कर पाएंगे,
क्योंकि जैसे आप कॉलेजेस में जाते हैं, जब आप ऐसे देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, कहाँ कहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, आपका एक नेटवर्क होता है आपके सीनियर्स का, एल्यूमनाई का, जो इतने कनेक्टेड होते हैं। आपको कभी स्टार्टअप करना है, आपको कुछ भी करना है, कॉलेज बहुत एक्सपोजर देता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। तो एक छोटे शहर का बच्चा, एक बड़े शहर का बच्चा, कोई भी बच्चा जब कॉलेज में 10,000 लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो उसे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया मैंने। ऐसी थोड़ी कंजर्वेटिव सी फैमिली थी कि पढ़ाई कैसे करोगे, बाहर कैसे जाओगे, बाहर कैसे रहोगे, क्योंकि मेरे से पहले कोई पूरी फैमिली में बाहर पढ़ने नहीं गया था। लड़कियां तो बिल्कुल नहीं गई थी। सो दैट क्लीशे आर्ग्यूमेंट्स की अरे नाम खराब हो जाएगा, लड़की बिगड़ जाएगी। आई थिंक यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं पता सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे होंगे, पर मेरा ऐसा था, और आई थिंक कुछ लोग तो रिलेट शायद कर पाएंगे। तो बट आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पढ़ाई है, ये सारी चीज़ें। घर वालों को कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया। मेरी मम्मी हमेशा बहुत सपोर्टिव रही। पेरेंट्स होते ही हैं सपोर्टिव, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी कुछ भी बोले, पेरेंट्स तो बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, थोड़ा बस वो टेम्पर हो जाता है। तो ऐसे करके NIT जालंधर में पहुंची। केमिकल इंजीनियरिंग मेरा एक सब्जेक्ट था जिसमें मैंने अपनी डिग्री ली, और उसके बाद में मैंने फिर एक US बैंक के साथ में काम कर रही थी। ये एक एनालिटिक्स कंपनी थी, क्लाइंट मेरा एक US बैंक था, जहाँ पे मैं उन लोगों का एनालिटिक्स पार्ट देखा करती थी। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, बढ़िया, पैसे वैसे आ रहे हैं, घूमो फिरो ऐश करो, ऐसा सब चल रहा था, कंफर्टेबल हो गया था। तो देखिए, कंफर्टेबल जब ज़िंदगी हो जाती है ना, तो बहुत डेंजरस है। एक स्टूडेंट के लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रगल रहेगा तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कितनी मेहनत है, और मतलब 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है। होता है, हम सबको कंफर्ट चाहिए, सबको फ़ोन चलाना है, सोशल मीडिया बढ़िया एकदम। लेकिन बात यही है कि आप अपना एम जो है वो लॉन्ग टर्म में देखिए ना, कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। जब मैं जॉब छोड़ के घर वापस आई, 2 साल मैंने जॉब की, कंफर्टेबल ज़िंदगी हो गई, UPSC पीछे छूट गया। फिर एक दिन रियलाइजेशन होता है, तुम सो के उठते हो, तुम्हें लगता है अच्छा ज़िंदगी में कुछ और करना चाहिए। तो UPSC का ख्याल आया और मैं घर वापस आ गई। विदाउट कोचिंग में 2 साल घर रह के प्रिपेयर कर रही थी। तो जब मैं बाकी दूसरे लोगों को देखती थी कि अच्छा सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, बढ़िया जॉब्स ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, यूरोप ट्रिप कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कितना कुछ मिस आउट कर रही हूँ मैं सोशल मीडिया से, ऑब्वियसली। बट ये चीज़ मैंने अपनी 2 साल की जर्नी में अगर कुछ सीखा है, तो ये सीखा है कि अपनी टाइमलाइंस को कभी भी दूसरों की टाइमलाइन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस एक टेम्पटेशन में गिव अप कर देती, वापस कॉर्पोरेट में चली जाती कि नहीं मुझे तो वही जॉब चाहिए, वही काम करना है। आज अगर मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा रही हूँ, तो जो लोग यूरो ट्रिप कर रहे थे, मैं उनके वीज़ा लगाऊंगी, मैं उनकी कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप लोगों का गोल जो होता है वो आपके लिए मैटर करता है। सोसाइटी क्या कह रही है, कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें ये इतना मैटर नहीं करती हैं। हमेशा हैव अ टारगेट, वर्क हार्ड टू अचीव दैट टारगेट, प्लानिंग के साथ में, क्योंकि प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ते में निकल जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब कुछ कीजिए, टारगेट रखिए, मेहनत कीजिए। एक चीज़ और जो मैं अपनी जर्नी में शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ एक फियर ऑफ फेलियर। देखिए, हमारी सोसाइटी ऐसी है जो सक्सेस को बहुत ग्लोरीफाई करती है कि आप सक्सेसफुल हैं। अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ तो आप लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। पिछले साल, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, पिछले साल मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गई थी। एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, छोटे बच्चे हैं आप, मैं बता देती हूँ। 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो पहले ही स्टेज में फेल हो गई, और वो एक दुख जो होता है, आई थिंक बच्चे जब 10th क्लास में कम नंबर आएंगे वो भी रिलेट कर सकते हैं। कई बार नीट जेई पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल सकते, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, और स्पेशली उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो जब मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गई तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि बचपन से तुम टॉपर रहे हो और तुम तो कैसे फेल हो सकते हो। एक वो अंदर से जो एकेडमिक एरोगेंस होती है कि हम कैसे फेल हो सकते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। बच्चे की गलती है, पर बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा ना फील करे, क्योंकि फेल कोई भी हो सकता है। गलतियाँ होती हैं, उनको आगे रेक्टिफाई करने के लाइफ में चांसेस मिलते हैं, इसलिए कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला बेटा कॉर्पोरेट में वापस जाना है, चले जाइए, इसी में रुकना है रुक जाइए, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता है, बस आप बैठिए और एनालाइज कर लीजिए गलतियों में हुआ क्या, क्या गड़बड़ हुई। तो 1 साल पहले ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कम इंटेलिजेंट थी या मैं कुछ कम लकी थी।
जो 1 साल बाद आज हो गई हूँ। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चे की कैपेसिटी, कभी भी अपने बच्चे का टैलेंट एक फेलियर या एक सक्सेस से जो है आप मेजर मत कीजिएगा। उसके बाद एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अपने साथ में हमेशा से एक ये चीज़, एक फीलिंग रखिए कि आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके नाम के आगे पीछे कोई वर्ड लग रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, सपने देखना, सक्सेस अचीव करना लाइफ में ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि हम इतने काबिल बन जाएं कि हम कुछ भी अगर आगे हमारे पास लाइफ में है तो हम उसे अचीव कर पाएँ। नहीं कर पाए तो दूसरी चीज़ अचीव कर लें, तीसरी चीज़ अचीव कर लें। मतलब मेरा तो पूरा सेट टारगेट था कि 2 साल अटेम्प्ट देना है, नहीं दूंगी तो कॉर्पोरेट में वापस चली जाऊंगी, क्योंकि बैकअप था, इंजीनियरिंग की थी। काफ़ी लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, बैकअप होता है उनके पास में, एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। आई थिंक यहाँ तो लोग बिजनेस क्लास से हैं तो उनके पास तो वो बिजनेस कम्युनिटी वाला क्वेश्चन भी है। लेकिन बात ये कि एजुकेशन जो होती है वो हमेशा आपको एक पेडिस्टल पे पुट कर देगी, तो आप अपवर्ड मोबिलिटी तो आपकी हो ही रही है। बिल्कुल एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है। बाकी तो ऐसा है कि नहीं होता तो मैं तो सोचती थी हिमालय में कुछ कैफे वैफे खोल दूंगी, बढ़िया ट्रैवलिंग करो, घूमो फिरो। तो अपना लाइफ को कभी इतना सीरियसली मत लीजिए, अपने आप को ज़रूर सीरियसली लीजिए। आप अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे मेहनत कीजिए। बाकी सब चीज़ें कैसे ना कैसे जल्दी या देर में आपके पास आ ही जाएंगी। बाकी इंटरेक्टिव सेशन हम करेंगे, उसमें और बात करेंगे। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कि यहाँ पे आके बात करेंगे, जब भी आएंगे एंकरिंग के लिए मुझे ही बुलाना, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं जिस शहर से आता हूँ या जिस स्टेट से आता हूँ, यूपी, अगर मैं वहाँ से कहीं भी बाहर निकल जाऊँ, ऐसा लगता है कि यार विकास हो रहा है, सही है। और यूपी में भी बहुत विकास हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में आई थिंक बहुत ज़्यादा विकास है। और औरंगाबाद मुझे बहुत ही अच्छा शहर लगा और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग आए, इतनी तादाद में आए हमें सुनने के लिए। मेरे घर वाले कहते थे कि सौरभ तुम कहीं भी जाते हो बड़ा अंडर प्रिपेयर्ड जाते हो, बिना तैयारी के निकल जाते हो। शायद वो सही थे। मेरे पास 1 हफ्ता था यहाँ पे स्पीच तैयार करने का और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं क्या बोलना है। तो खैर, अब मुझे ये पता कि आप जिस रेस में, जो IIT नीट वाले एस्पिरेंट है, वो एक रेस में आ चुके हैं। आई थिंक 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं यहाँ पर। और ये जो रेस है शायद आपको अभी एहसास ना हो रहा, बट 3-4 महीने की तैयारी के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि बड़ी ही कॉम्पिटिटिव रेस, बहुत लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, सक्सेस रेट बड़ा कम है, प्रेशर बड़ा ज़्यादा है। इन कॉलेजेस को बड़ा ग्लोरीफाई कर रखा है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं लेकिन बड़ा ग्लोरीफाई कर रखा है। कुछ समय बाद आपको थोड़े सेल्फ डाउट्स आएंगे खुद पे, थोड़े हाईज एंड लोज आएंगे, खुद की कैपेबिलिटीज़ पे आपको डाउट होगा कि क्या मैं गुड इनफ हूँ। कुछ दिनों पहले तक जहाँ आपकी ज़िंदगी गेम्स में, स्पोर्ट्स में, अपने फैमिली के फंक्शंस में बीत जाती थी, कुछ दिनों बाद आपकी जो लाइफ है वो एक टारगेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। वो टारगेट वही है, शायद IIT हो, NIT हो, नीट में जाना, एम्स में जाना हो। तो बड़ा नेचुरल सा है कि कुछ समय बाद आपका जो लाइफ है वो बड़ी नैरो हो जाएगी, मतलब एक टारगेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। और बड़ा नेचुरल है कि जब वो टारगेट नहीं मिलेगा, सक्सेस रेट 10% से भी कम है, तो शायद मैक्सिमम लोग उसमें फेल हो जाएंगे। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि थोड़ा दुख होगा, थोड़े डाउट्स होंगे, लगेगा कि मेरे साथ वाले तो निकल गए आगे, हम क्या करें। लगेगा कि IIT, NIT या फिर एम्स के अलावा कहीं भी जाएँ तो वो तो एक स्टेप डाउन है कि अब क्या करें, हमें तो आगे जाना था लेकिन अपने साथ वालों से तो हम पीछे छूट गए हैं। ये एहसास होगा आपको। 2 साल 3 साल शायद आप तैयारी करेंगे, एंड द फैक्ट इज लेट्स पुट हार्ड स्टैटिस्टिक्स ऑन टू इट। 100 लोग तैयारी कर रहे हैं, सीट्स 10 हैं, उसमें से तो सक्सेस रेट 10% से भी कम है। तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू, नॉट मी बट ऑल ओवर द कंट्री, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद वो डिसअपॉइंट होंगे, तो हार्ट ब्रेक मिलेगा, उससे निकलने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो ये बड़ा नेचुरल है, ठीक है। आपको खुद की कैपेबिलिटी से बार बार डाउट होगा, बड़ा बुरा लगेगा अगर आप उस कॉलेजेस में ना जा पाएँ। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, सो दिस टू शैल पास। और इसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो कोचिंग वाले हैं, वो एक बात पे बड़ा जोर डालें कि IIT और गेटिंग इनटू एम्स इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, वो एक ज़रिया है कहीं आगे जाने का। ऐसे हज़ारों ज़रिए हैं। IIT एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, शायद दूसरों से बेहतर है, लेकिन वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तो नहीं है।
हमने पहले भी बहुत मेहनत करके लोगों से आगे गए हैं, तो क्यों अगर IIT में ना हो तो किसी और कॉलेज में जाके ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा करेंगे। आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल सदफ हमारे सामने बैठी हैं। तो बात ये है, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखें तो शायद आप लोग थोड़ा स्ट्रेस कम लेंगे, थोड़ा चीज़ों को खुल के एंजॉय कर पाएंगे। मुझे याद है, मैं 2013 से मैंने तैयारी शुरू की थी। 2013-14 में मैंने IIT के लिए तैयारी की थी। उसके बाद 4 साल कॉलेज था, वो भी बड़ा कॉम्पिटिटिव था। किसी ने बताया नहीं, कॉलेज कोचिंग वालों ने आई थिंक मुझे बुद्धू बना दिया। कहते थे कि 2 साल की जर्नी है, 2 साल में कर लो सब सेट है। मैं 9 साल हो गए हैं, अभी तक सेट नहीं है कुछ। और मुझे लगा था कि सर्विस मिल जाएगी तो करियर थोड़ा सेटल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। किसी से प्यार हो गया और अब पता नहीं वो कहीं और जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तो एक तो फाइनल है कि आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, आप कभी सेटल नहीं रहेंगे, हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड रहेंगे, हमेशा अनसेटल्ड रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई एग्ज़ाम दें, कभी भी कोई मंजिल आप अचीव करें, बट इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड हैं। तो उसी चैलेंजेस को बड़ी ब्रेवरी के साथ फेस करें। आप आई थिंक आपके पेरेंट्स बड़े ही एक्सपीरियंस हैं इन सब मामलों में। 10 में से 8 बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, तो क्या इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं? क्या आप किसी चीज़ से डाउनग्रेड कर रहे हैं? नहीं। उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो फेलियर नहीं, वो एक सेटबैक है। बड़े हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा दोस्त था आदर्श दास, बड़ा केपेबल था, IIT उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया 2014 में। तो लोगों ने कहा द टर्म ही यूज वॉज आई फेल। बट वॉट पीपल डोंट रियलाइज, या फिर जब हम लोग ज़िंदगी को बड़े लॉन्ग टर्म में देखें तो हम ये नहीं देखते हैं कि बहुत लंबी जर्नी है और ये सब जो चीज़ें हैं ये एक माइलस्टोन्स है। माइलस्टोन्स भी नहीं कहूँगा, एक लेवल है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। तो जब 1000 लेवल्स हैं और आप एक लेवल पे फेल हो गए हैं तो उसे हम फेलियर तो नहीं कहते हैं। क्रिकेट में 2 इनिंग्स होती हैं, आपने पहले इनिंग्स में कम रन बनाए, आप ये तो नहीं कहते टीम हार गई है, द टीम फेस द सेटबैक, लेकिन इट डिड नॉट लूज, राइट। तो अगर आप एक लेवल पे हार जाए या कभी सक्सेस ना मिले या जो आपका एक्सपेक्टेशंस थी वो आपको ना मिले, तो ऑलवेज से दैट इट्स अ सेटबैक, इट्स नॉट अ फेलियर, ठीक है। तो इस पर बड़ा ध्यान रखें कि आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं और फिर आगे चलते जाएँ। तो जब चीज़ों को आप इस नज़रिए से देखेंगे कि IIT अपने आप में कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं IIT में बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, तो एक्सपेक्टेशंस पूरी भी हुई, लेकिन वहाँ भी आपको एक फीलिंग ये आएगी कि इट्स जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म, द वे यू यूज़ इट। कोई भी कॉलेज हो, IIT कोई भी कॉलेज हो, द वे यू यूज़ इट वुड मैटर अल्टीमेटली। तो आपको लगेगा, आई थिंक स्पीच थोड़ी नेगेटिव सी जा रही है कि मैं फेलियर्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज़ कि 90% लोग या ऑलमोस्ट 100% लोग कभी ना कभी फेल होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फेल होंगे। तो आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट आई एड्रेस दिस। ये बात तो है फेलियर की। शायद आई थिंक 2 साल बाद 3 साल बाद रिजल्ट्स आएंगे जब आप IIT के एग्ज़ाम देंगे। बच्चों के पोस्टर लगे रहेंगे जैसे हमारे लगे। थोड़ा सा लोग ग्लोरीफाई करेंगे, वो बच्चे इंटरव्यूज़ देंगे, पेरेंट्स आपको कंपेयर करेंगे। शायद आपको हमारा एग्जांपल देंगे कि IIT किया है, NIT किया है, UPSC भी किया है। तो उस कंपैरिजन में कभी खुद पे डाउट ना, पहले मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि ये कंपैरिजन ना करें, क्योंकि एज आई सेड दीज आर जस्ट 1 or 2 लेवल्स अमंग द 1000 ऑफ लेवल्स। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक पिछले 10 लेवल में मैं आई थिंक आई फेल्ड 8 टाइम्स। ये 2 बार की सक्सेस है जो मैं यहाँ पर। तो डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड। मेरे घर वाले बड़ा करते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों में, आई थिंक आपको भी। तो मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड। जहाँ तक बच्चों की बात है, एक बात मैं बस ये कहूँगा कि देयर ऑलवेज बी पीपल who will be better than you at something, हमेशा, ठीक है। बट डू रिमेंबर दैट देयर इज नो वन हु इज़ बेटर देन यू ओवरऑल, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि आप खुद की नज़रों में हीरो हैं, और फेल हो पास हो, जर्नी इतनी लंबी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक लेवल फेल कर जाएँ। एक इस रेस की एक बुरी बात यह है कि कोई आपको बताएगा नहीं कि ये रेस कितनी लंबी है, बट द फैक्ट इज़ ये रेस लाइफ लॉन्ग है। जो कॉम्पिटिटिव रेस है ये लाइफ लॉन्ग है। प्राइमरी में भी जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, सेकेंडरी में गए तो रेसेस होती थी, कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम होता था, को करिकुलर होता था, बच्चे के अच्छे मार्क्स आते थे, वो भी एक कॉम्पिटिशन था, वो भी एक रेस थी। लेकिन उसमें हमने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेक्स हाई नहीं थे। आज आप 9, 10, 11, 12 में हैं
अचानक से आप लोग 10 लाख लोगों से कम्पीट कर रहे हैं, आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, रिश्तेदार आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तैयारी कैसी चल रही है, और बड़ा मज़े आते होंगे उन्हें। तो नाउ ऑल ऑफ ए सडन यू आर स्टिल इन द रेस, बस स्टेक्स थोड़े बढ़ गए हैं, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया है, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, तो फियर ऑफ फेलियर डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और आपको लगेगा कि 2 साल की जर्नी है 11th एंड 12th, बट उसके बाद 4 साल कॉलेज के, उसके बाद आपका करियर सेट करने का, उसके बाद आपके एम्बिशंस, प्रमोशन जो भी है, पर्सनल लाइफ, ये तो रेस लाइफ लॉन्ग है। तो ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, ऐसे ही फेल होंगे, बुरा मानेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये तो नहीं हो सकता। तो जस्ट रिमेंबर दैट दिस रेस इज़ लाइफ लॉन्ग। और इस रेस में जीतने के लिए आई थिंक एक अच्छी बात है इस रेस की, कि इस रेस का कोई एंड नहीं है। तो जब इस रेस का कोई एंड ही नहीं है तो कौन हारा कौन जीता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये बात ध्यान रखें कि इस रेस में कोई विनर नहीं है, कोई लूज़र नहीं है। आप अपनी पेस पे चलें, थोड़ा मन किया रुकने का तो रुक जाएं, थोड़ा तेज़ दौड़ने का मन करे तो भी दौड़ लें, अपनी रेस पे चलें, अपनी पेस पे चलें। और आई थिंक एज लॉन्ग एज यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पीएस कितने लाख का पैकेज उठा रहे हैं, कौन कितनी अच्छी सर्विस में है, किसे सोसाइटी बड़ा ग्लोरीफाई करती है, किसे सोसाइटी स्टेज पे लाके बोलती है लेक्चर दे दो, मुझे तो खुद नहीं पता क्या बोलना था, मुझे अभी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ फेलियर, आपका जो माइंड सेट है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोगों को बड़ा लगेगा कि आप अच्छी मेहनत कर लें, अच्छा टारगेटेड आवर्स टारगेट सेट करें, उसे कंप्लीट करें, वो ठीक बात है, अच्छी बात है, हार्डवर्क करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो माइंडसेट की है। कि मुझे लगता था कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, और आज जब मैं खुश हूँ मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इस टारगेट की वजह से नहीं, बट कोई और रीज़न है। खैर वो कभी बाद में यहाँ पे नहीं बता सकते। बट तो मैं ये कहूँगा कि माइंडसेट की बात है, माइंडसेट अपना चेंज करें। आप ये ना सोचें कि आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आपको खुशी मिलेगी, आप आईआईटी में चले गए हैं तो आपकी लाइफ सेट है, सब कुछ सेट है, आप बड़े मज़े में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अपना माइंडसेट क्लियर रखें, इट्स अ जर्नी, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, उसी को आप एंजॉय करें। फेल हो तो कोई बात नहीं है, सक्सेस हो तो अच्छी बात है। तो ये आपकी रेस है, दौड़ना भी आपको जिस तरह आप दौड़ते हैं वो बड़ा मैटर करता है, और उसे किस तरह आप दौड़ते हैं उसके लिए आपको माइंडसेट की ज़रूरत है। और माइंडसेट फेलियर और सक्सेस वाला होना नहीं चाहिए, माइंडसेट इतना होना चाहिए कि बी इन द प्रेजेंट, और जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। फेल भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लास्टली मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की थोड़ी बात कर लूँ इधर, क्योंकि शायद आपको लगे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, गेम्स खेलने का टाइम नहीं है, सोशलाइज करने का टाइम नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने का टाइम नहीं है, पेरेंट्स मुझे पुश कर रहे हैं कि यार ये कर लो, मुझे क्रिकेटर बनना था। तो थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी पढ़ाई से, थोड़ा आप रिसेंट करेंगे पढ़ाई को, आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर मुझे ले दे के पोएट बनना है या किताबें लिखनी है तो मैं आईआईटी क्यों कर रहा हूँ, तैयारी क्यों कर रहा हूँ। आई थिंक इसके जवाब आपको मिल जाएंगे 8-10 साल बाद, वो मैं बाद में बताऊँगा। बट द पॉइंट इज़, हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शायद आपको भी रियलाइज़ ना हो, आपको लगेगा कि ये डीबीपी सॉल्व करके डेली 10-15 क्वेश्चन करके रोज़ एग्ज़ाम में बैठ के मैं क्या हासिल कर रहा हूँ अल्टीमेटली, अगर मुझे करना नहीं है। बट आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, कि आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको सब समझ आ जाता है, अच्छा ये था ऐसे करना था। तो आई थिंक दैट बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट यू वुड गेट आफ्टर 5 और 6 ईयर्स, और इसके लिए आपको 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपको पढ़ाई से ये पता चलेगा 5-6 साल बाद कि पढ़ाई सिर्फ किसी चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई की जाती है कि आप अपनी लाइफ चॉइसेस को एक्सपैंड कर सकें। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के लिए कर रहे हैं तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, या आप खुद के लिए कर रहे हैं, वो पढ़ाई कोई भी हो, चाहे केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, थोड़ी बोरिंग होती है, कोई भी हो, तो कोई भी पढ़ाई हो आपको लगेगा कि पॉइंटलेस है, बट आई थिंक आफ्टर 5 और 6 ईयर्स डाउन द लाइन यू रियलाइज कि कितनी इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन। कि कोई छोटा सा क्वेश्चन था, उसने हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड दिया, कैसे हमें बताया कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, हाउ टू गेट योर वे थ्रू इट और गेट योर वे अराउंड इट, कि कैसे डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स यू विल नॉट गेट सक्सेस, लेकिन आई थिंक इफ़ यू कीप ट्राइंग आई थिंक द स्टोन ब्रेक्स। तो बस ये याद रखें कि आप पढ़ाई किसी चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यू डू दैट फॉर योर ओन बेटरमेंट। और आई थिंक 5-10 साल 15 साल बाद जब आप मेरी तरह यहाँ होंगे, 1-2 सक्सेस आपको मिल जाएगी, आपको लगेगा कि जब फाइनली सब कुछ सेट है, तो यू विल रियलाइज़ कि इट वाज नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट, इट वाज अबाउट द जर्नी। और इस जर्नी में ये जो एजुकेशन है, चाहे कितनी भी बोरिंग, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है।
और बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। तो आपको शायद लगे कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है बिजनेस का, किसी और चीज़ का, तो मन नहीं है पढ़ाई का। तो मैं बस ये कहूँगा कि कीप फेथ। अगर आपको मेरी कोई भी बात माननी है तो बस एक मान लीजिए कि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उसे बड़े दिल से करें। शायद आपको मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन दिल से करें। और आई थिंक 5-10 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन। और बस आई थिंक आई विल एंड विद दिस। थोड़ी लंबी हो रही है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी चीज़ है। Thank you so much, sir. बिल्कुल जोरदार तालियां for निशित. Congratulations, निशित. Yeah. Are you guys ready? Are you guys ready? औरंगाबादचा जोश दिसला पाहिजे मामला या ठिकाणी. Are you guys ready? क्या बात है. So ma'am, which career option would you suggest to our generation for the upcoming decades? आई थिंक अभी जो डिबेट हो रही थी हमारे यहाँ पे AI, तो AI इज़ द फ्यूचर, सब लोगों को पता है. इट्स नॉट अबाउट द करियर ऑप्शन. आप मेडिकल में जाइए, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, या आप किसी नॉर्मल जो आपके कोर्सेज होते हैं उनमें भी जाएंगे. बट बी श्योर कि आप हमेशा नई स्किल्स के साथ में अपग्रेडेड हैं, अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. और AI और जो आपका डाटा साइंसेज है, ये सारी चीज़ें, मशीन लर्निंग हो गई, हमेशा मेक श्योर टू इंटीग्रेट ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज इन वॉट एवर यू आर लर्निंग. Thank you so much, ma'am. And next question is, how to avoid distraction such as family pressure, friends and peer pressure, mobile phone devices, social media, etc. while preparing for exams? आई थिंक दिस इज अ कांस्टेंट क्वेश्चन अक्रॉस द एग्जाम्स. Exactly. तो दो चीज़ें, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? सोसाइटी का प्रेशर. तो उसके लिए एक तो रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दें प्लीज़. मतलब मिलिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हर शादी में, हर पार्टी में जा रहे हैं, बिकॉज दैट प्रेशर इज अलॉट कि क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, क्या करोगे, कैसे करोगे. सो यू कैन गो इन टू योर शेल्फ फॉर 1 or 2 years, प्रिपेयर वेल. उसके बाद वंस यू आर इन कॉलेज आप कर सकते हैं. ऐसे नहीं मैं बोली कि सोशली अलूफ हो जाए, लेकिन बी वेरी पिकी, बी वेरी सेलेक्टिव इन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विद. इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपका खुद का जो एक डिस्ट्रैक्शन रहता है कि फ़ोन चलाते हैं, गेमिंग करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं. तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए. आप अपने वीकली टारगेट सेट कीजिए. अगर आप टारगेट्स अचीव कर पाते हैं तो अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, हाफ डे का, फुल डे का, जैसे आपका शेड्यूल अलाउ करे. उसमें आप इंडल्ज कीजिए इन सब चीज़ों में, लेकिन इसको एक ना इंसेंटिव की तरह यूज़ कीजिए. इसको एक वे ऑफ लाइफ की तरह मत यूज़ कीजिए कि सोशल मीडिया पर 3-4 घंटे लगाने ही लगाने हैं. सब कुछ बहुत टेम्परेरी है, सब कुछ बहुत ट्रांजिएंट है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बहुत यूजफुल लग रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका गोल इन सब डिस्ट्रैक्शन से बहुत बड़ा है. वंस यू आर फोकस, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं. Thank you so much, ma'am. And मैं सर से क्वेश्चन करना चाहूँगी that how to overcome self-doubt and recognize our true strength and career choices, and how to identify the gap between self-expectation and self-potential in reality. आई थिंक इसका आंसर तो किसी को नहीं पता होगा, किसी ने आइडेंटिफाई भी नहीं किया होगा. बट आई थिंक ओवरकमिंग सेल्फ डाउट, या फिर जो खुद की क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है, व्हाट करियर टू चूज,
उससे बड़ी बात ये है कि हाउ डू यू लिव विद सेल्फ डाउट या हाउ डू यू लिव विद द कंफ्यूजन एंड कॉन्स्टेंटली ट्राई टू आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन और फिर भी आगे बढ़ते रहें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप खुद से सवाल करते रहें और फिर भी आगे बढ़ते रहें। इसका मतलब ये है कि यू विल नेवर परफेक्टली गेट दी आंसर कि आप जैसे मुझे देख लिया, मुझे लगा था IIT के बाद मैं प्लेसमेंट करके आगे निकल जाऊँगा, नहीं हुआ। खुद के सेल्फ डाउट से तो अभी UPSC कर लिया, शायद 10 साल बाद कहीं और निकल जाएंगे, तो वो सवाल हमेशा आपके साथ रहेगा। बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस सवाल के साथ कैसे रहते हैं और कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। थैंक मैं यू। इसमें कुछ ऐड करना चाहती यस हूँ। मैम प्लीज। तो देखिए, सेल्फ डाउट एक ऐसा कांस्टेंट है जो जिंदगी भर रहेगा, सर अभी बोल ही रहे थे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल अपना देना चाहती हूँ। जब UPSC का रिजल्ट आता है, इतना बड़ा एग्जाम है, बीच में कोई मार्क्स पता नहीं चलते हैं किसी भी चीज़ के। आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं और हो सकता है कल होगा, हो सकता है नहीं होगा, दोबारा स्टेज 1 से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। सेम विद JEE या नीट। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं और मेरी बहन दोनों हम लोग रूम में बैठे हुए थे। रिजल्ट आया, हम लोगों ने घर वालों को बताया नहीं कि पहले खुद चेक कर लेते हैं, क्या ही घर वालों को इतना माहौल बनाना। तो आई टाइप्ड माई नेम सदफ चौधरी और इट शोड ऑल इंडिया रैंक 23। तो शी टोल्ड मी, अरे सीरियल नंबर और रैंक तो हो ही नहीं सकती है। मतलब सेल्फ डाउट, फैमिली डाउट, समझ गए आप। और मैं सेल्फ डाउट में एक्चुअली गॉट कैरीड अवे कि हाँ रैंक, मतलब दोबारा चेक किया मैंने, एक्चुअली ऊपर जाके दोबारा चेक किया कि सीरियल नंबर है या रैंक है। तो आप ये देखिए कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, 500 लोगों से बात कर रही हूँ, तभी भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे अंदर उतना सेल्फ डाउट था। तो आप अगर सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, हर इंसान के मन में आता है। पर आप ये सोचिए कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो अभी सर बोल भी रहे थे। मैनेज करना एक्सपेक्टेशन, सेल्फ डाउट, ये जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, ये सब बहुत ज़रूरी है और ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के साथ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका ये डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ मैनेज करना होता है। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. So my question is to you, sir. What would you change about our education system? अगर मैं बड़ी बात कर दूं तो आई थिंक हमें आंसर देना बड़े जल्दी सिखा दिया जाता है कि आंसर दे दो, ये रट लो और आंसर दे दो, मगर द फैक्ट एंड आंसर इट। बट कोई बताता नहीं कि हाउ डू यू क्वेश्चन समथिंग, कि इट इज़, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो तब ब्रॉडन होती है जब आप उसका आंसर नहीं, व्हेन यू लर्न टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू चेंज। उसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बड़े एंड गोल्स डिफाइन कर दिए हैं। 10th के बाद इंजीनियरिंग, फिर साइंस, मेडिकल, जो भी है। बट इस प्रोसेस में लोग भूल जाते हैं कि हाउ डू यू एन्जॉय दी स्टडीज। मतलब मुझे नहीं पता, बट आई थिंक 90% लोग जब स्कूल जाते थे तो पहले बात ये थी कि आज स्कूल नहीं जाऊँगा सुबह। तो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर है कि इस प्रोसेस में हमने स्टडीज़ को तो निगलेक्ट ही कर दिया, कभी जाने नहीं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या है, उसके बारे में जो इंक्वायरिंग माइंड होता है वो है ही नहीं। आई थिंक दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। Thank you so much. And now my question is to you, ma'am. Why there is a gap between boys and girls ratio in colleges? Do girls lack any specific abilities, or is it a fault of Indian societies? देखो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये बात करने के लिए। तो गैप है, बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ कॉलेजेस में नहीं है। आप कॉलेज में जाएंगे, आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, आप अभी भी देखिए हार्डली 5 या 10% CEOs जो है अक्रॉस द ग्लोब वो विमेन है। तो एक ग्लास सीलिंग हमेशा है। एक तो होती है आपकी ओरिजिनल सीलिंग जो हम देख पा रहे हैं, एक होती है ग्लास सीलिंग जो दिखती नहीं है, उसके आर पार आप देख रहे हो कि एकदम बढ़िया है, लेकिन वो है, वो एग्जिस्ट कर रही है। एंड दैट ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट फॉर गर्ल्स। तो ये दोनों तरफ से है कि सोसाइटी की गलती है, लेकिन ज़्यादा सोसाइटी की गलती है, कुछ हमारी भी गलती है। दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सोसाइटी पेट्रियार्कल है, ठीक है, और वो पेट्रियार्की हर तरीके से आपकी जो है मैनिफेस्ट होती है, चाहे हमारे सोशल रिलेशंस में हो, फैमिली रिलेशंस में हो, पॉलिटिक्स में हो। लड़कियाँ कितनी कम है पॉलिटिक्स में भी, तो पॉलिसीज़ भी कैसे बनेंगी, एग्जाम्पल है ये छोटा सा। तो सोसाइटी की गलती है, लेकिन हमारी खुद की भी गलती है। हम बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं। हमारे पर प्रेशर डाला जा रहा है तो हम फाइट कर सकते हैं, थोड़ा रिबेल कर सकते हैं, बट हमारी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है कि हम गिव अप कर देते हैं। तो ये बैलेंस अपने अंदर बना के चलना है कि हमने अपना कुछ एक गोल है, कोई चीज़ है, तो अपना बेस्ट देना, कभी भी रिग्रेट ना हो इस चीज़ का कि मैं ट्राई कर सकती थी और मैंने नहीं ट्राई किया। अभी एक पोएम में बच्चे जो रिसाइट कर रहे थे उसमें उन्होंने सेम चीज़ बोली।
तो ये चीज़ कभी मत सोचना कि आप जो है कम है, आपके अंदर टैलेंट कम है, बल्कि मुझे तो लगता है विमेन आर वेरी गुड मैनेजर्स। वो इतना कुछ डुअल बर्डन ऑफ वर्क, घर का बाहर का संभालती हैं, टाइम मैनेज करती हैं, फैमिली को मैनेज करती हैं। मतलब लड़कों को देखो, खुद को नहीं मैनेज कर पाते, फैमिली को क्या मैनेज करेंगे। तो लड़कियां कितने लोगों को मैनेज कर रही हैं। तो बल्कि आपके अंदर ज़्यादा टैलेंट है, बस बात ये कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, ऑब्स्टिकल्स थोड़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि घर वाले ये बोल रहे हैं तो ये घर वाले खुद से नहीं बोल रहे हैं, सोसाइटी उनसे बुलवा रही है, पर आपको उस ऑब्स्टिकल को जो है क्रॉस करना है। आपको लॉजिक देने हैं, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, और थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट, आई एग्री, लेकिन जो एंड रिजल्ट्स होंगे वो भी उतने ही ज़्यादा पावरफुल होंगे आपके लिए। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. And now my question to both of you. Why don't we have an entrance exam for candidates before contesting elections? Why don't we see UPSC cadre fight elections since they are more capable to run the country than our current politicians? देखिए, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो इलेक्शन ही होता है। आप लोग वोट देते हैं, तो वोट देना तो हमारे ऊपर है ना कि हम किसको वोट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी पार्लियामेंट में जाके बैठ चुका होता। दैट इलेक्शन इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन उनके लिए एंट्रेंस रखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा खुद के लिए एंट्रेंस होना। क्या हम जब जाते हैं वोटिंग बूथ में, जो एंटर करते हैं, क्या हम पूरी नॉलेज के साथ एंटर करते हैं? क्या हम पूरा बैकग्राउंड चेक करके एंटर करते हैं कैंडिडेट्स का? कि और मोस्टली तो मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, एंड आई थिंक ये वाइडली ट्रू है कि जो वीमेन होती है दे तो जस्ट वोट आउट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। की डिनर टेबल में डिस्कशन हो रहा है किसको वोट डालना है, कल जाके डालेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा है। और इलेक्शन को ही आप एंट्रेंस एग्जाम समझिए, जहाँ आप सबको मौका मिल रहा है सिर्फ एक इंसान को चूज़ करने के लिए। रही बात ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं रन करते हैं, देखिए डेमोक्रेसी है, ठीक है, मेरिटोक्रेसी नहीं है, टेक्नोक्रेसी नहीं है। अगर हम लोग लाइफ के लिए इलेक्टेड हो गए हैं, अब आप हमें पावर दे दीजिए सब कुछ, भाई हम ही लॉ बनाएंगे, हम ही इंप्लीमेंट करेंगे, हम ही जस्टिस देंगे, तो आपको लगता है हम लोग जो है डेस्पोटिक रूलर्स नहीं बन जाएंगे, मतलब हिटलर टाइप हो जाएंगे, हम तो पूरी लाइफ के लिए इलेक्टेड हो गए। इसलिए डेमोक्रेसी है, लोगों का रूल है, लोगों को हर 5 साल में मौका दिया जाता है अपने नेताओं को चूज करने का। हम लोग तो सिर्फ लोक सेवक हैं, हम लोग तो सिर्फ उन लोगों की, आप लोगों की सेवा करने के लिए हैं जिनको आप भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो पॉलिसी बनाने के लिए, हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। तो जितनी हमारी ड्यूटी है उतनी ही पॉलिटिशियंस की ड्यूटी है, उतनी ही आपकी ड्यूटी है कि आप कैसे पॉलिटिशियंस को भेज रहे हैं। जब दोनों चीज़ें सिंक में चलेंगी तभी हमारा कंट्री, हमारा रीजन सब कुछ आगे बढ़ पाएगा। Wow. These all are very satisfying answers. Thank you so much. ड्राइंग करने का शौक तो मुझे बड़ा था बचपन से, लेकिन कभी बन नहीं पाई। और आज जब खुद को देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले कर लेना चाहिए था, ताकि खुद की ड्राइंग बनाता। आई थिंक मैं बड़ा ही ओवरवेलमिंग फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने मूवीज़ में देखा था कि लोग ऐसे बनाते थे दूसरों, बड़े बड़े लोगों के लिए, और आज जब मेरे लिए बन रही है तो आई थिंक थैंक यू। आपका नाम क्या था? सदानंद। वेरी मच थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत ही ग्रेटफुल है। Thank you, sir. Yes, ma'am. थैंक यू सो मच सदानंद। और आई थिंक बहुत ही एग्जैक्ट पोर्ट्रेट आपने बनाया है। सी जब भी 1 साल 2 साल बाद ट्रेनिंग के मुझे अपना ऑफिस मिलेगा तो आई एम गेटिंग दिस पिक्चर फ्रेम एंड वॉल पे लगाऊंगा। थैंक यू।